थे और 1% लोग इस पर कहना नहीं चाहते थे। इस बीच एक रिपोर्ट भी हमने बनाई है, उस पर नजर डाल देते हैं, उसके बाद फिर से चर्चा करेंगे। भारत के मोस्ट वांटेड पाकिस्तान में ढेर, भारत से वैर, पाक में आतंकियों की नहीं खैर। सूत्रों के अनुसार हाल के महीनों में पाकिस्तान में कई आतंकियों की रहस्यमयी तरीकों से हत्या हो गई है। खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अब तक इन हत्याओं पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं स्थानीय पुलिस भी हमलावरों की पहचान करने में अब तक नाकाम रही है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान में आतंकियों पर हो रहे ये लगातार हमले किसी साइलेंट वार की ओर इशारा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान बने हुए हैं, प्रफुल्ल बख्शी साहब भी मौजूद हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि जो भी कुछ पाकिस्तान में घट रहा है, अब देखिए हाल के दिनों में बांग्लादेश के साथ बहुत गठबंधन हो रहा है और बांग्लादेश से भारत के खिलाफ लगातार नेगेटिविटी देखी जा रही है, संकेत देखा जा रहा है और पाकिस्तान के सेना प्रमुख, पाकिस्तान के आईएसआई लगातार दौरा कर रहे हैं। भारत की सीमाओं पर तमाम उग्रवादी संगठन देखे जा रहे हैं, यहां तक कि पाकिस्तान की सरजमीन में जितने भी आतंकी संगठन हैं उनकी एक्टिविटी वहां पर देखी जा रही है। तो ये पाकिस्तान अगर कह रहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, लेकिन हर संभव कोशिश वो ये करता है कि भारत के खिलाफ क्या वो कर सकता है। भारत के खिलाफ अगर कुछ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही तो कैसे वो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा ले सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो पहले बोला था वो मैं दोबारा बोल देता हूं जी। वही बांग्लादेश जो कि जिसकी लाखों औरतों को उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने रेप करा, उनकी नस्ल बदलने की कोशिश करी, कहा कि ये बंगाली मुसलमान तो मुसलमान ही नहीं हो सकता, तो उन्होंने नस्ल बदलने की कोशिश करी। मैं 1971 में वहीं था, मैंने तो उनका सरेंडर तक देखा है और मैं एक न्याजी साहब से मैं मिला हूं जबलपुर में, तो मुझको पता है एग्जैक्टली वो क्या उनका गेम था। बेसिकली अब वही बांग्लादेश अब उनको बुला रहा है क्योंकि उनको दुश्मनी दिखाई, कॉमन दुश्मन दिखाई दे रहा है। एक बंदा, वो जो एक कंट्री जो कि है इंडिया, वो उनको दिख रहा है और उनके पास में हथियार है बड़ा अच्छा, टेररिज्म, क्योंकि वो रिलीजन उनको कंबाइन कर रहा है। वही रिलीजन फिर आ गया, वो आपको फिर वो कंबाइन करेगा। आपके सारे टेररिस्ट लीडर्स वहां पहुंच गए हैं। अब आपके ही इसी चैनल के ऊपर तो जब शेख हसीना को चेस किया जा रहा था, मैं ही एक मुल्ला के साथ में ही तो बहस कर रहा था फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ इंडिया न्यूज, वही तो मेरे को अच्छी तरह याद है। तो ये आप मान के चलिए कि पूरे जो टेररिस्ट बॉडी ऑफ
पाकिस्तान है, अगर उनकी वहां नहीं चलेगी तो अपनी हैसियत दिखाने के लिए, आइडेंटिटी बरकरार करने के लिए वो बांग्लादेश के आतंकवादियों के साथ मिलकर बांग्लादेश की सरकार से मदद लेकर अपना काम करेंगे। दैट विल सूट पाकिस्तान आर्मी, इट सूट्स वेरी वेल चाइना। तो ये एक बहुत बड़ी, जिसको आप कहते हैं रिलीजियस कलर्ड डीप स्टेट जो है, ये बड़ा अच्छा काम करेगी भारत के खिलाफ, और ये भी करेगी। तो उसमें भारत को अब जब पता चल गया है, अगर भारत इसमें एक्शन नहीं लेगा तो भारत की कमजोरी मानी जाएगी। तो इसमें तो एक्शन को लेना ही पड़ेगा। अगर हमारे इन 9 से 11 बेसिस पाकिस्तान में उड़ाए जा सकते हैं टेररिस्ट के, तो यहाँ पे भी उड़ाए जा सकते हैं। म्यांमार में तो हो चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे बात चलेगी। पर हमको सबसे पहले बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि हमारे कार्ड्स क्या हैं टेबल पे। हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या कैसे है, और इसमें हमको वी शुड नॉट होल्ड आवर पंचेस। नहीं, हम कैसे बात कर सकते हैं किसी की। क्लियर बात है कि हमारे, जब भी फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर ये रिलीजियस एंगल को आप निकाल दीजिए तो बांग्लादेश के टेररिस्ट और पाकिस्तान के टेररिस्ट और हिंदुस्तान में जो सपोर्टिंग सेल है, ये टेररिस्ट तो बाद में आए, जो हिंदुस्तान में सपोर्टिंग सेल हैं, जिसको कि वो अगर खत्म हो जाएंगे, आपका मामला बिल्कुल ठीक होएगा। भारत को अपनी डॉक्ट्रिन्स में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा किस तरीके से काम करें। जो सिंदूर जो स्टार्ट किया है वो अब इस पे काम करेगा। अभी सिंदूर 1-2 की बात आएगी, वही है स्लीपर सेल्स और पीओके और आतंकवाद को खत्म करना, ये मेजर मुद्दा रहेगा। इसमें सब कुछ एम्ब्रॉयल हो जाएगा, ये अलग अलग नहीं रहेगा। यहां तक कि पाकिस्तान GHQ का हाथ क्या है। सबसे बड़ी गलती ये करी, हम ये नहीं कहना चाहते कि हम पाकिस्तान आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। अटैक किया, हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमने तो आतंकवाद पे अटैक किया। उनके आका GHQ हेडक्वार्टर है, दे शुड ऑल्सो बी टारगेटेड। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये बात हमारे को सब कुछ इस बात को मुद्दा नजर रखते हुए फिर बांग्लादेश की बात करिए, बांग्लादेश अपने आप आड़े हाथ आ जाएगा। इतना उसको दम नहीं है। आप देख लीजिए आगे तो जो होता है अगले 3-4 महीने में क्लियर आ जाएगा। जवाब दे दीजिए हसन दुर्रानी साहब। सर मुझे समझ नहीं आई, आपने प्रफुल्ल बख्शी साहब से सवाल कुछ और पूछा था, प्रफुल्ल बख्शी साहब ने जवाब उसका पता नहीं क्या दे दिया। नहीं, मैंने सवाल यही पूछा था कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ हर संभव दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करता है। जो लोग भारत के खिलाफ कुछ भी करते हैं, पाकिस्तान तत्काल वहां पर पहुंच जाता है। बांग्लादेश का जिक्र किया था, और प्रफुल्ल बख्शी साहब ने बता दिया कि बांग्लादेश में तो वो खुद थे, 71 की लड़ाई में उसका जिक्र भी कर रहे हैं वो। सर देखें, यहाँ पे तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि 71 की लड़ाई में वो शामिल थे। हाँ। आपको शायद याद होगा कि आप ही के प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था, वो शुएब नाम का सहाफी था, वो बार बार प्रफुल्ल बख्शी साहब की तरह एक ही बात बार बार कर रहा था कि लाखों औरतों का रेप हुआ, लाखों औरतों का रेप हुआ। एक बात क्या है, तो ये हुआ है, शर्माने क्या बात है। मैंने कहा आप उसकी बाय प्रोडक्ट मुझे लग रहे हो। ठीक है भाई, मेरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप अब ओपन में इस तरह बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब एक एजेंडे की आप बात कर रहे होते, एजेंडे को जब फैला रहे होते, तो फिर आपको लाजमी तौर पे झूठ बोलना पड़ता है। और वो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि आप टखने जोड़ के झूठ बोले, ताकि अगले बंदे को इतना यकीन हो जाए कि वाकई इससे ज्यादा सच कोई नहीं है। और वैसे भी जैसे ये हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब बैठे हैं, ये बार बार जो थ्योरीज की बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल्स की थ्योरी यही है, और उसकी बल्कि पूरी रिसर्च है, और उस पर पूरी डिटेल पे हमें बल्कि पढ़ाया भी जाता है, और हम लोग बल्कि हम भी आगे जाके पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटीज में जाके, बल्कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो ये है कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि अगले बंदे को वाकई वो सच लगना शुरू हो जाए। प्रोफेसर साहब, ये आप ही की थ्योरी है ना, तो लिहाजा आपकी थ्योरीज में जो अगर आपको मैं बता रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को भी इसको थोड़ा सा सुन लें। दूसरी बात ये है कि बांग्लादेश का प्रॉब्लम आपका है, हमारा तो नहीं है। बांग्लादेश में आपका इंटरेस्ट था, बांग्लादेश के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अगर बांग्लादेश आपके हाथ से निकल गया, उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं था, उसमें तो उस हसीना का कसूर था। ठीक है, जिसको आप लोगों ने इतनी सपोर्ट दे दी थी कि वो मतलब अनान हो गई थी, वो तो वहां पे इसी तरह बैठी हुई थी जैसे कि किसी भी मुल्क के ऊपर कोई मार्शल लॉ लगा होता है, और वहां पे जो है डिक्टेटरशिप वहां पे बैठा हुआ है। वहां पे अगर जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है, तो वो उन्होंने कहा जी 1971 के जो हमारे शोहदा थे या जिन्होंने आजादी की जंग, अगर ऐसा ही है, अगर शेख हसीना मार्शल लॉ लगा के बैठी थी, तो चुनाव काहे नहीं हो जाते? चुनाव करा दीजिए, किस्सा खत्म। सबकी बातें मैं नहीं बोला, प्लीज
मैं सबकी बातें सुनता रहा हूं, मेरी बात भी मुकम्मल आवाम होने दे, कुछ नहीं पार्टिसिपेट होता। करेगी ना बांग्लादेश में? सर मेरी बात सुन लेना, अगर मनोज भाई अगर आप ये समझते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर आपको लुकमा दे देंगे, शुरू कर देंगे, तो मैं फिर आपके कहने के मुताबिक बात शुरू कर दूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, मेरा अपना मैंने एक जवाब नैरेटिव है, दिया, मैंने जवाब दिया। आपने चूंकि शेख हसीना की बात की, तो मैं कह रहा हूं चुनाव नहीं हो पा रहे ना वहां पर। अगर चुनाव हो जाएंगे उसके बाद यूनिस चुनकर आ जाएंगे तो किसी को कोई आपत्ति थोड़ी है, यूनिस को पब्लिक पसंद करेगी, वो जीत लेंगे। लेकिन अगर वापस कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी या फिर शेख हसीना आ जाएंगी तो इससे क्या कहेंगे? इसे तो यही कहेंगे ना कि वहां के देश ने, वहां की आवाम ने उन्हें चुना। भाई अगर आप मेरी बात दोबारा, अगर आप मेरी बात सुन लें, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब आप लोग बात कर रहे होते हैं मैं चुप करके सुन रहा हूँ, ठीक है। मैं इसलिए सुन रहा होता हूँ ताकि मैं आपकी सारी की सारी बातों को सुन लूं, ताकि आपका जो एजेंडा है, आपकी चीजें, उनको मुझे पता लग जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र है बर्दाश्त है, लेकिन आप में बर्दाश्त नहीं, नहीं यहाँ है। बर्दाश्त की बात नहीं है। सुनिए, यहाँ कोई मनोज किसी यूनिवर्सिटी का, मेरी बात सुन लीजिए धासम साहब, यहाँ कोई यूनिवर्सिटी का या किसी कॉलेज का लेक्चर नहीं सुन रहा है कि कोई प्रोफेसर बोलेगा तो सारे स्टूडेंट चुप होंगे। ये डिबेट शो है ना, डिबेट शो में कोई भी बोल सकता है। बख्शी साहब अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप भी उनको बोल सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। मानंद द्विवेदी साहब भी आपको करेक्ट कर सकते हैं, आप भी उनको कर सकते हैं। ये डिबेट शो है ना, कोई लेक्चरर थोड़ी चल रहा है। दुरानी साहब जी मैं तो सुन रहा हूँ, तो भाई आप बात करूंगा। गुफ्तगू के आदाब होते हैं, ठीक है। अगर हम, अब दो चीजें होती हैं, मुकालमे में और बहस के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरा ख्याल ये था मनोज भाई कि मैं आपके साथ जब भी आता हूं, मैं आपके साथ एक मुकालमा करता हूं, डिबेट करता हूं, ठीक है। मैं कभी भी किसी शख्स को चलते हुए गुफ्तगू में या दौरान गुफ्तगू मैं उसको इंटरप्ट नहीं करता, मैं उसको रेक्टिफाई नहीं करता। इसी तरह मेरा भी आपसे यही ख्याल था कि आप भी मुझे बोलते हुए उसको इंटरप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने बात की रेक्टिफाई, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पॉइंट्स, मेरी बात जो है वो आपके मुताबिक नहीं हो रही, आपके बयानिया के खिलाफ जा रही है, लिहाजा आप मुझे उस पर जो है वो मुझे रेक्टिफाई कर रहे हैं, आप मुझे इंटरप्ट करते हैं। अगर मैं 9:46 हो गए हैं।